आज हम बात करेंगे गैसों में विक्षेपण के लॉरेंज सिद्धांत के बारे में। दैट इज लॉरेंज थ्योरी ऑफ डिस्पर्सन इन गैसेस। गैसों में विद्युत चुंबकीय विकिरणों के विक्षेपण के लिए लॉरेंज ने चिरसम्मत मॉडल, क्लासिकल मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार विकिरणों में विद्युत क्षेत्र के कारण माध्यम में इलेक्ट्रॉन अपनी साम्यावस्था से विस्थापित हो जाते हैं तथा इस प्रकार अणु या परमाणु में प्रेरित ध्रुवण या इंड्यूस्ड पोलराइजेशन उत्पन्न हो जाता है। बाह्य इस विस्थापन से परमाणु में कई इस विस्थापन से परमाणु से बद्ध इलेक्ट्रॉन बाह्य आवर्ती विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में सरल आवर्त गति करता है। इसकी तुलना स्प्रिंग से जुड़े द्रव्यमान की गति से की जा सकती है। कुछ एजम्पशंस है, कुछ परिकल्पनाएं हैं जिसके आधार पर इस लॉरेंस थ्योरी को डेवलप किया गया। उन परिकल्पनाओं की बात करेंगे। गैसों में अणुओं के मध्य अन्योन्य क्रिया नहीं होती है, जिसका ये तात्पर्य है कि अणु परस्पर स्वतंत्र होते हैं। जब विकिरण गैस में संचरित होता है, प्रोपेगेट होता है, तो विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होता है और इस प्रकार अणुओं में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण यानी डाइपोल मोमेंट उत्पन्न हो जाता है। बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इन प्रेरित आघूर्णों में आवर्ती प्रणोदित कंपन होते हैं, ऑसिलेटरी फोर्स्ड वाइब्रेशंस होते हैं, जैसा आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉन अणु से एक प्रत्यानयन बल से बद्ध रहता है, जिसका मान विस्थापन के समानुपाती एवं विपरीत दिशा में होता है, जैसा कि रेस्टोरिंग फोर्स होता है। F रेस्टोरिंग कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ K इंटू R, जहाँ K रेस्टोरिंग कांस्टेंट है और R विस्थापन है। यदि गैस का घनत्व न्यून है, डेंसिटी कम है तथा गैस के अणु अध्रुवीय है, नॉन पोलर है, तो इलेक्ट्रॉन पर बाह्य विद्युत क्षेत्र E के कारण लगने वाला बल F एक्सटर्नल इज इक्वल टू E इंटू E। जहाँ प्रेरित ध्रुवण के कारण उत्पन्न स्थानीय क्षेत्र यानी लोकल फील्ड को नगण्य माना गया, जिसकी चर्चा हमने क्लासियस-मोसोटी इक्वेशन निकालते हुए की थी। कंपन करते हुए इलेक्ट्रॉनों पर अणुओं तथा अन्य इलेक्ट्रॉनों की टक्कर के कारण अवमंदन बल भी कार्य करता है, डैम्पिंग फोर्स भी कार्य करता है, जिससे कंपनों के आयाम व ऊर्जा के मान कम होते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, यह डैम्पिंग फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए एफ डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी and V is dr by dt. So therefore Fd is equal to minus B dr by dt, where B is a constant known as damping constant. तो इस प्रकार अगर हम इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले कुल बल की बात करें तो F is equal to F restoring plus F external plus F damping, और न्यूटन की गति के दूसरे नियम से F is equal to m into A, and A is d2r by dt square. So we have m d2r by dt square is equal to minus kr plus E minus B dr by dt. इस समीकरण को d2r by dt square plus B by m dr by dt plus K by m r is equal to E by m E लिखा जा सकता है। अब चूंकि हमें पता है K by m is equal to omega 0 square, or you can say under root K by m is equal to omega 0, which is natural frequency of electron, and B by m is another constant, let it be gamma, then this equation can be written as d2r by dt square plus gamma dr by dt plus omega 0 square r is equal to E by m E. आपतित विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए विद्युत क्षेत्र का मान, जैसा हमने पूर्व के लेक्चर्स में डिस्कस किया था, E कैन बी रिटन एज E0 e to the power I k dot r minus omega t.
एक अणु के लिए विद्युत क्षेत्र का मान सभी जगह समान माना जा सकता है, अतः समीकरण 4 में जो स्टैटिक मान है e टू द पावर आई के डॉट आर को छोड़ा जा सकता है। देन इक्वेशन 4 रिड्यूसेस टू E इज इक्वल टू E0 e टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी। अब यह E का मान समीकरण 3 में रखें तो हमारे पास समीकरण 6 प्राप्त होगी। अब चूंकि विस्थापन r E0 वेक्टर या E की दिशा में ही है, अतः वेक्टर को हटा देने पर समीकरण 6 बन जाएगी d2r बाई डी टी स्क्वायर प्लस गामा डी आर बाई डी टी प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर आर इज इक्वल टू E0 बाई एम e टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी। तो समीकरण 7 इलेक्ट्रॉन के लिए प्रणोदित दोलक की समीकरण के समान है। बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन थोड़े समय पश्चात बाह्य विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति ओमेगा से दोलन करना आरंभ कर देते हैं, जैसा कि प्रणोदित दोलक के बारे में आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा। यह अवस्था स्थायी अवस्था या स्टेडी स्टेट कहलाती है और हम स्टेडी स्टेट में इसके लिए सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे। लेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन r is equal to b e to the power minus I omega t, which is our equation number 8, and b is a constant. So if we differentiate with respect to t one time and then second time, we will get equation 9 and 10. And then if we substitute the value of r dr by dt and d2r by dt square in equation number 7, then we will get equation minus omega square rb plus gamma into minus omega r plus omega 0 square r is equal to E0 by m e to the power minus I omega t. And if we substitute r, which is taken to be the common, then r can be substituted as b into e to the power minus I omega t, and eventually we will get the equation 11 as the value of b. Again, r is equal to b e to the power minus I omega t, which is the solution of the equation. So if we substitute the value of b from equation 11 in this equation, then r can be written as, with vector r is equal to e by m upon omega 0 square minus omega square minus I gamma omega. तो समीकरण 12 यह बताती है कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति के कारण किस तरह से इलेक्ट्रॉन माध्य स्थिति से विस्थापित हो जाते हैं। अब इस विस्थापन का परिणाम होगा डाइपोल मोमेंट, जो कि इसके अंदर इंड्यूस्ड होगा, और हमको पता है डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू E डॉट आर. So if we substitute r here, we will get P is equal to E by m divided by omega 0 square minus omega square minus I gamma omega, which is our equation number 13. यदि माध्यम के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल N हो, तो प्रेरित ध्रुवण कैपिटल P is equal to N into small p. So if we multiply equation 13 by N, we will get equation 14, जो कि कुल प्रेरित ध्रुवण को बताएगी। यह समीकरण समान स्वाभाविक आवृत्ति ओमेगा 0 से दोलन करने वाले दोलकों यानी इलेक्ट्रॉनों के लिए प्रेरित ध्रुवण के मान को व्यक्त करती है। लेकिन यदि माध्यम में विभिन्न प्रकार के अणु विद्यमान हो तो प्रत्येक के लिए ये समीकरण समान स्वाभाविक आवृत्ति ओमेगा 0 से दोलन करने वाले दोलकों के लिए प्रेरित ध्रुवण के मान को व्यक्त करती है। लेकिन यदि माध्यम में विभिन्न प्रकार के अणु विद्यमान हो तो और प्रत्येक के लिए इलेक्ट्रॉनों की स्वाभाविक आवृत्ति भिन्न भिन्न होगी, उस स्थिति में माना माध्यम में एक विशेष प्रकार की स्वाभाविक आवृत्ति ओमेगा के वाले दोलकों की प्रत्येकांक आयतन में संख्या कैपिटल N के है और ओमेगा के उनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। तो पी के कैन बी रिटन एज n k e square by m e divided by omega k square minus I गामा के ओमेगा, where ओमेगा के आवृत्ति वाले इलेक्ट्रॉनों का अंश यानी फ्रैक्शन
एफ के हो तो एफ के कैन बी रिटर्न एज एन के डिवाइडेड बाई एन which gives nk is equal to n into fk. So we'll get equation pk is equal to n fk square by m e divided by omega k square minus omega square minus I gamma k omega. अतः माध्यम में कुल प्रेरित ध्रुवण ज्ञात करने के लिए इस समीकरण का समेशन लेने पर कैपिटल P कैन बी रिटन एज समेशन ऑफ पी के विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ अबव इक्वेशन. So P by E becomes equation number 16. And now काई माध्यम की विद्युत प्रवृत्ति होती है तो काई के साथ P का संबंध जो हमने ऑलरेडी स्टडी किया है, P कैन बी रिटन एज एप्सिलॉन 0 काई इंटू E. So chi can be written as P upon epsilon 0 E. So from equation 16 and 17 we can find chi as n square by epsilon 0 m summation for k f k divided by omega k square minus omega square minus I gamma k omega is equation number 18. अतः स्पष्ट है कि जो काई है वो आपतित विकिरण की आवृत्ति ओमेगा का फलन होती है. यदि एप्सिलॉन आर माध्यम का परावैद्युतांक हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो, तो वी हैव ऑलरेडी रिड्यूस द इक्वेशन एप्सिलॉन आर एज 1 प्लस काई. सो obviously epsilon r is function of omega because chi is function of omega. So equation 18 can be now written as chi r is equal to 1 plus n square by epsilon 0 m summation over k f k upon omega k square minus omega square minus I gamma k omega is equation number 19. तो इस समीकरण से स्पष्ट है कि एप्सिलॉन आर एक समिश्र राशि होगी क्योंकि समीकरण 19 के डिनोमिनेटर में आयोटा है. यदि n माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो तो हमको पता है n इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर. और अगर माध्यम नॉन मैग्नेटिक है, अचुंबकीय माध्यम है, तो उसके लिए म्यू आर अप्रोक्सीमेटली 1 होता है. सो वी हैव n इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन आर. सो यू कैन से epsilon r is n square. So from 19 we can directly find out the refractive index n square as 1 plus n square by epsilon 0 m summation going for k f k divided by omega k square minus omega square minus iota gamma k omega. उपरोक्त समीकरण गैसों में विद्युत चुंबकीय विकिरणों के विक्षेपण को व्यक्त करती है तथा इसे लॉरेंज विक्षेपण सूत्र कहते हैं. इस प्रकार अपवर्तनांक n विकिरण की आवृत्ति ओमेगा यानी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है और यह एक समिश्र राशि होती है. अब हम स्पेशल केस के रूप में स्टैटिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे. यदि आपतित विकिरण की आवृत्ति ओमेगा का मान अल्प हो अर्थात लैम्डा के वृहद मानों के लिए लार्ज वैल्यू ऑफ लैम्डा n स्क्वायर कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू 1 plus n square by m epsilon 0 summation for k f k upon omega k square because omega is less than omega k. So you can say n square is equal to 1 plus a n square by m epsilon 0 where a being a constant. तो समीकरण 21 से स्पष्ट है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n अब ओमेगा पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए इसे स्थैतिक अपवर्तनांक कहते हैं.